अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो हम लोग वर्किंग कैपिटल को ऐड या लेस करते हैं ना, उस चीज़ को डिस्कस करना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसकी डिस्कशन से पहले ये जो आपके सामने पूरी एक डिटेल आ रही है, ये आप अपने पास ज़रूर कॉपी कर लें। इन डिटेल्स को अगर मैं गो थ्रू करूँ तो देखिए, लेट से आपका सेल्स रेवेन्यू आ रहा है 7,200 रुपये का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक 1,000 है, आपने 2,000 की चीज़ें परचेज करी हैं, टोटल 3,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है 900 का, तो 2,100 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। 5,100 आपका प्रॉफिट बनता है अगर आप सेल्स रेवेन्यू में से यानी कि 7,200 में से 2,100 माइनस करते हैं। ये मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने बना दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लाजमी तौर पर कॉपी कर लें। अच्छा, डेटर्स, क्रेडिटर्स और स्टॉक, इन तीन के इंक्रीज डिक्रीज की क्या ट्रीटमेंट होती है और क्यों होती है, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा 2,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखा 2,200। अब आप देखें कि आपका जो डेटर्स का बैलेंस है वो 200 से इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर्स की अगर बात करते हैं, ओपनिंग 700 था, क्लोजिंग 750 है, तो 50 का इंक्रीज नजर आ रहा है। और अगर स्टॉक की बात करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1,000 है, क्लोजिंग 900 है, तो 100 का डिक्रीज आ रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि IS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के हिसाब से, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करते हो वर्किंग कैपिटल की, तो वो क्या करते हो, और फिर हम उसको देखते हैं कि आखिर वो क्यों करते हो। तो देखिए, आप जब अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, आप प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो, 5,100 आपका प्रॉफिट है, आपने प्रॉफिट एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी करंट एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट की जितनी भी वैल्यू होगी वो मैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स में से माइनस करूंगा। तो पहले तो जो हम हमें बताया गया है, क्यों बताया गया वो तो हमें समझ रहे हैं, लेकिन जो बताया गया वो पहले यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि जनाब, अगर कोई डेटर्स का इंक्रीज है, डेटर्स यानी कि आपके करंट एसेट्स में इंक्रीज है, तो जितने अमाउंट का इंक्रीज है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आप जो है वो प्रॉफिट से माइनस करते हो। तो इंक्रीज इन डेटर्स, अब इंक्रीज इन डेटर्स की अमाउंट कितनी है, मैंने आपके सामने जो अमाउंट्स लिखे वो ये रही 200। सॉरी, इंक्रीज इन डेटर्स का जितना भी अमाउंट होता है, जितने से भी आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, वो आप माइनस करते हो। ठीक है। तो आपके पास ये 200 आ गया, 200 आपने माइनस करना है। अच्छा, आप ऐड कर देते हो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को, यानी कि यहाँ पर हमारा करंट एसेट जो डिक्रीज हो रहा है वो स्टॉक है, वो 100 आ गया। और अगर किसी तरह की करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो उसको भी आप ऐड कर देते हो, तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, और वो हमारा 50 है, हमने ऐड कर दिया। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने बोला कि भाई ये हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, ऐसा हम करते हैं और हम ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब ये जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू पर पहुंचे, हम ये कहते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट इतना था, अगर किसी भी करंट एसेट में इंक्रीज है उसको माइनस करो, किसी करंट एसेट में डिक्रीज है उसको ऐड करो, किसी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज है तो उसको ऐड करो, और आप नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर आ जाते। अब ये तो हमें IS7 के हिसाब से पता है कि हमें करना होता है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना होता है, सवाल ये है कि आखिर हम कोई चीज ऐड, यानी कि किसी क्रेडिटर के या करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड क्यों करते हैं। साथ में सवाल ये भी है कि अगर किसी करंट एसेट्स का डिक्रीज होता है, जिस तरह से डेटर्स का डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लेस क्यों करते हैं। और कोई करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा होता है, तो उस करंट एसेट के इंक्रीज को हम लोग, सॉरी, डिक्रीज को हम लोग ऐड क्यों करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट्स करते हैं इफेक्टिवली, ये क्यों करते हैं, ये देखते हैं। अब जरा एक एक कर चीजों को देखते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो इंक्रीज इन डेटर्स है, ये जो इंक्रीज इन डेटर्स है, यानी कि 200 से डेटर्स इंक्रीज हो रहे थे, आखिर इसको माइनस क्यों किया गया, आखिर इसको माइनस क्यों किया गया। अच्छा, देखें,
आपके पास ये जो प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है 5,000 और 100 रुपए की, ये 5,000 और 100 रुपया कैसे बना? ये 5,000 और 100 रुपया बना है 7,000 और 200 का सेल्स रेवेन्यू माइनस 2,100 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इस तरह से बना। विच मीन्स के इस 5,000 और 100 रुपए में 7,200 रुपए के सेल्स रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट है ना, वो शामिल है। 5,100 में 7,200 रुपए का सेल्स रेवेन्यू शामिल है। जरा आप डेटर्स के अकाउंट पर आए। डेटर्स के अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्या होगा? ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस 2,000 होगा, है ना। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रॉड डाउन का बैलेंस मतलब होता है कि ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर रहता है, वो 2,000 है। कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस 2,200 रुपये होगा। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि कैरी डाउन वो 2,200 रुपये। अगर हम कभी भी सेल्स करते हैं, अगर हम कभी भी सेल्स करते हैं तो सेल्स की जब एंट्री पास होती है, डेटर्स का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। तो ये डेटर्स का अकाउंट है, तो इसमें मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगा 7,200 रुपये। और अगर मुझे डेटर से कोई पैसा रिसीव होता है तो एंट्री पास होती है बैंक या कैश डेबिट, बैंक या कैश डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर बैंक की वैल्यू आएगी। अब पहले हम बैलेंसिंग फिगर से ये ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास आखिर हमारे डेटर्स ने हमें पैसा दिया कितना। तो अगर मैं इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढूं, क्योंकि बाकी तीन चीजें मुझे पता थी, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, सेल्स पता था, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर से जब बैंक में कितना पैसा है ये ढूंढा, तो ये 7,000 बनता है। 7,000 बनता है, ठीक है जी। यानी कि 2,000 साल के शुरू में पेंडिंग बैलेंस था, रिसीवेबल था मेरा, 7,200 की सेल्स करी। कैरी डाउन अगर 2,200 रुपये है तो 7,000 रुपये मैंने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करे होंगे। ये डेटर से पैसा रिसीव करा हुआ है। इसको समझने का एक और तरीका देखें। साल के शुरू में आपने किसी से 2,000 रुपये रिसीव करने थे, आपने ड्यूरिंग द ईयर उसको मजीद 7,200 की चीजें बेची, यानी कि अब टोटल उससे आपने 9,200 रुपये रिसीव करना है, माइनस 2,200 रुपये साल के एंड में अभी भी पेंडिंग थे, तो इसका मतलब 7,000 रुपये उसने आपको दे दिए होंगे। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ब्रॉड डाउन प्लस सेल्स इज इक्वल्स टू बैंक प्लस कैरी डाउन। भाई ब्रॉड डाउन और सेल्स, इन दोनों से जो टोटल आता है, बैंक में जो पैसा आया और जो कैरी डाउन है, उन दोनों का टोटल दोनों सेम होता है। अब अगर बैंक को इक्वेशन के सीधे हाथ पे रहने दे तो हम ये कह सकते हैं ब्रॉड डाउन प्लस सेल्स माइनस कैरी डाउन इज इक्वल्स टू बैंक। यानी कि बैंक, यानी कि जो पैसा आया उसको एक साइड पे रख दिया, तो दूसरी साइड पर ब्रॉड डाउन प्लस सेल्स माइनस कैरी डाउन है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन प्लस सेल्स इज इक्वल्स टू बैंक, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन, आखिर सर ये क्या है? ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन का मतलब क्या होगा? ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन का मतलब होगा चेंज इन रिसीवेबल प्लस सेल्स इज इक्वल्स टू बैंक। यानी कि अगर आपने ये देख रहे हैं कि रिसीवेबल से कितना पैसा आया है, तो अगर आप सेल्स की वैल्यू में रिसीवेबल्स का जितना चेंज है, यानी कि ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन का जितना डिफरेंस है, उसको अगर ऐड कर देते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि बैंक में कितना पैसा आया। अब जरा इसको यहां से समझिए, देखिए ये 5,100 में 5,100 में 5,100 में 7,200 की सेल्स का इम्पैक्ट शामिल है। यानी कि ये जो प्लस सेल्स है ये इम्पैक्ट इसमें शामिल है। आपने चेंज इन रिसीवेबल को यहाँ पर जब एडजस्ट करा तो आप बैंक की अमाउंट पर आ गए, या इन अदर वर्ड्स आप क्या कर रहे होते हो? आप इंक्रीज इन डेटर्स को, जितने से डेटर्स इंक्रीज में, जितने से डेटर्स इंक्रीज में है, उसको आप माइनस कर रहे होते हो। या आप क्या कर रहे हो कि आपने ये देखा कि भाई मेरे जो डेटर्स हैं वो 200 से इंक्रीज में, मेरी सेल्स जो थी वो 7,200 रुपए की थी, तो अगर आप -200 प्लस 7,200 करते हो तो भी आप 7,000 पर आते हो या बैंक के बैलेंस पर आते हो, ठीक है जी। अच्छा, तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली होता यह है कि देखो, जितने से आपका क्लोजिंग रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूंगा, जितने से आपका क्लोजिंग रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, जितने से आपका आपका ब्रॉड डाउन 2,000 था, आपके कैरी डाउन बन गया 2,200 रुपये,
यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 200 से इंक्रीज हो रहा है। जितने से आपका क्लोजिंग रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, उस इस अमाउंट का मतलब ये होगा कि आपने जो सेल्स करी है वो ज्यादा है, और जो रिसीव करा है वो कम है। देखिए, आपने 7,200 की चीजें बेची, पहले से ही 2,000 रुपए आपने रिसीव भी करने थे, तो टोटल तो 9,200 बन जाते हैं। अब अगर आपका रिसीवेबल 2,000 के बजाय 2,200 पर चला गया, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो आपने सेल्स करी है, आपने जो पैसा रिसीव करा होगा वो अपनी ड्यूरिंग द ईयर की सेल्स से भी कम रिसीव करा होगा। तो आप करते क्या, आप बोलते हो कि भाई 7,200 रुपए सेल्स के थे, और इसमें से 200 रुपए अभी भी रिसीव नहीं हुए, यानी कि इफेक्टिवली 7,000 रुपए आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करे हैं। ठीक है। तो इफेक्टिवली आप इसलिए अपने इंक्रीज इन डेटर्स को, इंक्रीज इन डेटर्स का मतलब ये होता है कि मेरा रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने सेल्स करी है उसमें से जो पैसा मिलना चाहिए था वो सेल्स का पैसा भी नहीं मिला, बल्कि जो 7,200 पहले से ही 2,000 रुपये रिसीवेबल थे, मजीद 7,200 की सेल्स करी, 7,200 में से मजीद 200 रुपए का अभी भी और रिसीवेबल खड़ा हो गया, रिसीव होगा सिर्फ 7,000 रुपए। तो जितना भी इंक्रीज इन रिसीवेबल्स है वो आप माइनस कर देते हो, क्योंकि इसमें सेल्स का इम्पैक्ट शामिल होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो डिक्रीज इन स्टॉक है और ये जो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है, इसकी क्या एडजस्टमेंट होती है। तो देखिए, अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं तो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितने की करी है, 2,000 की। अच्छा, आपकी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 700। 700 यहाँ लिख दें। आपकी क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 750, यहाँ लिख दें। जब आप परचेजेस करते हो, एंट्री पास होती है परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, यानी कि परचेजेस यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप लिख दें 2,000। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्रेडिटर से कितना पैसा रिसीव किया होगा। आप अगर बैलेंसिंग फिगर से ढूंढें, इन दोनों को ऐड कर दें, ये टोटल इधर भी आना चाहिए, तो ये भी बोल्ड कर दिया, ये भी बोल्ड कर दिया, और मैंने 2,700 में से माइनस कर दिया 7,500। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये पेमेंट करी होगी, ये मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही होगी 1,950। 1,950 की पेमेंट हो रही होगी, हालांकि मेरी परचेजेस है 2,000 की। ठीक है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 700 था, ओपनिंग बैलेंस था 700 रुपए, मैंने मजीद 2,000 रुपए की चीजें खरीदी, मैंने मजीद 2,000 रुपए की चीजें खरीदी, तो अब मुझे 2,700 रुपये पे करने हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मुझे 750 का अभी भी पेएबल नजर आ रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो पेमेंट करी होगी वो मेरी परचेजेस की वैल्यू से भी कम होगी, यानी कि 1,950 रुपए की मैंने पेमेंट करी होगी। आई रिपीट, 700 रुपए का पेएबल साल के शुरू में था, 2,000 रुपए की मजीद चीजें खरीदी, तो ये बन जाते हैं 2,000 और 700 रुपए। साल के एंड में मैंने देखा तो 750 रुपए का अभी भी पेएबल है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर 1,950 रुपए पे किए होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा अगर पेएबल इंक्रीज हो रहा है, साल के शुरू में 700 रुपए पे करने थे, साल के एंड में 750 पे करने थे, तो ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट करी होगी वो मेरी परचेजेस से भी कम होगी। मैंने अगर चीजें 2,000 की खरीदी है तो पेमेंट कम करी होगी, तभी क्लोजिंग पेएबल मेरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप क्या करते हो, अब आप ये करते हो कि जनाब, आपके पास जो है ना, आप दो एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बात आप समझ लें कि आपने जो पेमेंट करी है ना वो आपने 1,950 की करी है, और क्योंकि इस सवाल में अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें आपने या तो डेटर से चीज़ें खरीदी होंगी, उनसे पैसा लिया होगा, या तो क्रेडिटर्स को चीज़ें बेची होंगी और उनको पैसा पे किया होगा। तो एक और काम भी आप ये कर सकते हैं। देखिए, आपने रिसीवेबल से, आपने डेटर से 7,000 रिसीव करे, जिनको आप चीज़ें बेचते हो उनसे 7,000 रिसीव करे, और जिनसे आप चीजें खरीदते हो उनसे आप उनको आपने 1,950 रुपए पे करे। तो जिनसे आप चीजें खरीदते हो उनको अगर आपने 1,950 रुपए पे करे, तो आपका नेट इंक्रीज इन कैश कितना होना चाहिए, 5,050। ये इससे भी टैली कर रहा है, ये दोनों भी आपस में टैली कर रहे हैं। देख रहे हो आप, ये दोनों आपस में टैली कर रहे हैं, ये भी 5,050, ये भी 5,050। बहरहाल, अब हम वापस से अपनी इस जगह पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दो एडजस्टमेंट्स हो रही होती है। अब पहली एडजस्टमेंट जो डिक्रीज इन स्टॉक की है वो क्यों हो रही होती है। देखिए, आपको ये मालूम है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ परचेजेस इज इक्वल्स टू
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है। अब यहां पर ये जो 2100 था ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को परचेजेस पर लेकर आने के लिए इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट करी जाती है। देखिए, आपने 2100 रुपए की चीजें बेची, आपने 2100 रुपए की चीजें बेची, उसका इम्पेक्ट इस 5100 में शामिल है। लेकिन आपने खरीदी 2100 रुपए की चीजें नहीं होंगी। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर आपने 2100 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको 2100 रुपए की आपने चीजें बेची हैं, तो आपने खरीदी भी 2100 रुपए की ही चीजें हो। क्या सर कम या ज्यादा खरीदी होंगी? हाँ। देखिए, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? आपका ओपनिंग स्टॉक था 1000। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 900। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कम चीजें खरीदी होंगी। क्यों? देखो, 2100 रुपए की चीजें बेची हैं। अगर मैंने सारी चीजें तभी खरीदी होती तो मेरी परचेजेस भी 2100 होती, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 2100 होता। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री से कम है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें मैंने जो पिछले साल खरीदी थी, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ी हुई थी, वो भी मैंने बेची है। ठीक है। अगर मेरी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1000 है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 900 है, यानी कि मेरा स्टॉक जो है वो 100 से डिक्रीज हुआ है, 100 से डिक्रीज हुआ है। तो अगर मैंने 2100 की चीजें बेची हैं, उसमें से 100 रुपए की चीजें तो वो होंगी जो मैंने पिछले साल खरीद कर बेची होंगी। इस साल बेची है, खरीदी पिछले साल होंगी। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 100 से कम क्यों हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपने ये चीज पिछले साल खरीदी होगी, बेची अभी, इसीलिए स्टॉक कम हो गया। तो ये जो आप अपनी एडजस्टमेंट करते हो ना, कि ऐड करते हो इसमें डिक्रीज इन स्टॉक, यानी कि अगर आपका स्टॉक 100 से डिक्रीज हुआ है तो आप इसमें ऐड करते हो, तो इफेक्टिवली आप कर क्या रहे होते हो कि 2100 रुपए माइनस के 2100 में आप 100 जब ऐड कर रहे होते हो, तो वो आपको परचेजेस तक ले आता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, आप इफेक्टिवली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 2100 है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2100 है, आपकी क्लोजिंग स्टॉक 900 है, और आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 900 है, और आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1000 था। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपने जो है ना वो 2000 रुपए की चीजें जो है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी होंगी। आपने जो चीजें खरीदी होंगी वो कितने की खरीदी होंगी? आपने जो चीजें खरीदी होंगी वो 2000 की खरीदी होंगी। तो ये 100 की जो एडजस्टमेंट होती है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को परचेजेस पर ले आती है। अच्छा, फिर सर ये 50 क्यों होता है? ये 50 इसलिए होता है जनाब, क्या आपने 2000 रुपए की चीजें खरीदी थी, लेकिन अगर आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू गिर रही है, अगर आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू साल के शुरू में 700 थी, सॉरी इंक्रीज हो रही है, साल के शुरू में 700 रुपए का पेएबल था और साल के आखिर में 750 का पेएबल है, तो इसका मतलब पिछले साल का तो पैसा पे किया ही नहीं है, बल्कि इस साल जो चीजें खरीदी हैं, जो इस साल चीजें खरीदी हैं, उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं करी है। तो अगर उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं करी है, तो पेमेंट मैंने जो करी है, उस पेमेंट की वैल्यू पर आने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई 2000 रुपए की मैंने जो चीज़ें खरीदी, और उसमें से मैंने जो पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, यानी कि मेरा जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो रहा है, और मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 50 से, तो मैंने जो पेमेंट करी होगी, वो मैंने पेमेंट कितने की करी होगी? मैंने पेमेंट करी होगी 1950 रुपए की। ठीक है, जो यहाँ पर इस अकाउंट से भी टैली हो रहा था। तो आप करते ये हो कि आप ये जो 2100 रुपये है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था। मैं अगर 5100 के दो हिस्से कर दूं, एक कर दूं 7200, एक कर दूं माइनस का 2100। 7200 जो है, इसमें आपने 200 रुपये डेटर्स के माइनस करे, तो आप आ गए 7000 का। ये 7000 जो है ना, ये टैली करवा रहा है आपको इस चीज से। ठीक है जी। जरा गौर से देखिएगा, मैं इस 5100 के दो हिस्से कर रहा हूँ, 7200 और माइनस का 2100। ऐसे ही बना है ना ये 5100। 7200 में से ये जो लेस किया है इंक्रीज इन डेटर्स 200, ये करता ये है कि ये आपके डेटर्स से जो आपने पैसे रिसीव करे आपको वहां तक पहुंचा देता है। अच्छा, ये 2100 का नेगेटिव है। 2100 के नेगेटिव में आप दो चीजें एडजस्ट करते हो। एक तो आप 100 रुपये ऐड कर देते हो,
100 रुपये ऐड इसलिए कर देते हो कि भाई आप ये कहते हो कि आपकी परचेजेस जो है वो, आपकी जो परचेजेस है वो 2100 नहीं है, बल्कि आपने जो चीजें खरीदी हैं वो 2000 की खरीदी हैं। ये नेगेटिव में नजर आ रहा होता है। फिर आप ये बोलते हो कि ये जितनी भी 2000 की परचेसेस हैं, ये पूरे 2000 की पेमेंट मैंने नहीं करी है, पूरे 2000 की पेमेंट मैंने नहीं करी है, बल्कि इससे 50 रुपए कम पेमेंट करी है। तो आप जो आपका रिसीवेबल क्रेडिटर्स का इंक्रीज होता है उसको ऐड कर देते हो और आप बोलते हो कि आपने पेमेंट करी होगी 1950 की। क्योंकि अगर आपका क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो पेमेंट आपने नहीं करी है। आपने ड्यूरिंग द ईयर जितनी चीजें खरीदी हैं उसकी टोटल पेमेंट नहीं करी है, उससे 50 रुपए कम पेमेंट करी है। इस वीडियो को जरा सबर कर 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 पॉज कर 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 अच्छे से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप ये जो अपने करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट्स करते हो ये क्यों कर रहे होते हो। और अगर अब आप देखें तो 7000 आपको रिसीवेबल से मिले और 1950 आपने क्रेडिटर्स को पे किए, तो 50-50 आपका आंसर आ रहा है जो कि यहाँ से भी मैच कर रहा है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, या फिर ये वाली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी, तीनों मैच कर रही हैं। तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी। इस वीडियो को बड़े टेक्निकली क्रिटिकली इवैल्यूएट कर कर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।